हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक है, भारत की प्रमुख नदियाँ। तो भारत की नदियों के बारे में जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि इसका मुख्य स्रोत कहाँ से आया है। ठीक है, नदियों का स्रोत जो है वो क्या है। तो स्रोत के बारे में अगर हम लोग बोले तो भारत में जनरली दो स्रोत हैं। ठीक है, एक तो पहला स्रोत है हिमालय से निकलने वाली नदियां। पहला स्रोत जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, और दूसरा स्रोत है प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग हिमालय से निकलने वाले जितने भी नदियां हैं उसके बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो पहली जो नदियां हैं, हिमालय से तीन तरह की नदियां निकलती हैं। पहली नदियां है सिंधु नदी। पहली नदी है सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंडस वैली बोलते, इंडस रिवर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और तीसरी नदी है गंगा नदी, तीसरी है गंगा नदी। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि सिंधु नदी तंत्र मतलब में जितनी सारी नदियां आती है वे उनका उद्गम स्थल कहाँ है, और वे किन किन राज्यों से होकर और कहाँ जाकर गिरती है। ठीक है, तो आप जिसे देख रहे हैं ये हमारा भारत का मानचित्र है, और ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में ये सारी नदियां इस तरह से प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो पहला हम लोग शुरू करते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में अगर हम लोग देखें, ये पहला नदी है हम लोग का, आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा ये नदी। ठीक है, ये जो नदी है जो मैंने यहाँ पिंक कलर से ड्रॉ किया है, ये नदी देख सकते हो आप। ठीक है, ये है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है ये है, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील के ठीक 2080 किलोमीटर की ऊंचाई पर सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, और यहां से होते हुए ये नदी, ये कहां पर है मानसरोवर लेक, ये तिब्बत में है। ठीक है, ये कहां पर है, ये तिब्बत में है। तो यहां से होते हुए ये नदी हिंदुस्तान में यहां प्रवेश करती है, और जम्मू कश्मीर से होते हुए यहां से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो अगर हम लोग देखें हिंदुस्तान में इंदस जो रिवर है, सिंधु जो नदी है, उसकी लंबाई उतनी नहीं है, किंतु ये पाकिस्तान में जैसे एंटर करती है, प्रवेश करती है, तो इसकी लंबाई जो है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, पाकिस्तान का यह मुख्य नदी है, पाकिस्तान का यह मुख्य नदी है सिंधु नदी। तो अगर हम लोग देखा जाए, पहली नदी तो इंदस सिंधु नदी। दूसरी जो नदी है सिंधु नदी तंत्र में, ये है हमारा झेलम। ठीक है, झेलम। तो अगर हम लोग झेलम नदी का बात करें, सिंधु नदी तंत्र की दूसरी जो नदी है वो है झेलम नदी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बनाया है झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, ये श्रीनगर के शेषनाग वैरीनाग जगह है एक, वहां से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, और ये नदी जम्मू कश्मीर से होते हुए इस बॉर्डर जो सीमा है हमारा, इसके समांतर बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा शेषनाग वैरीनाग से इसका उद्गम स्थल है, और ये यहां से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जा रही है। ठीक है, अब एक नदी ऐसी भी है जो पाकिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, और उस नदी का नाम है नीलम नदी। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीलम नदी। ठीक है, जो नीलम नदी है ये पाकिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, और जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है किशन गंगा। ठीक है, किशन गंगा, इसका नाम होता है किशन गंगा, किशन गंगा। ठीक है, और ये किशन गंगा झेलम नदी में आके मिल जाती है। अब ये झेलम नदी पाकिस्तान में प्रवेश किया। तीसरी जो नदी है वो है चेनाब, तीसरी नदी चेनाब। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। देखिए पहले हमने क्या पढ़ा,
सिंधु नदी जिसे हम लोग इंडस रिवर बोलते हैं, तो सिंधु नदी, फिर झेलम नदी, फिर चेनाब, ठीक है, इंडस, झेलम, चेनाब। तो चेनाब अगर नदी का बात करें तो ये उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम स्थल होता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से ये नदी होते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और ये हमारा जो झेलम नदी है उससे जाके मिल जाती है, ठीक है। झेलम नदी में जाके ये मिल जाती है, मतलब जो सहायक नदी है, चेनाब नदी की जो सहायक नदी है वो झेलम नदी है, ठीक है। अगर हम लोग दूसरे झेलम के बाद हमारा चौथा जो नदी है ये है रावी नदी, ठीक। झेलम नदी के बाद हमारा चौथा नदी है रावी नदी। ये रावी नदी है और इसका उद्गम स्थल भी हिमाचल प्रदेश में ही है। अब ये रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब में प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और ये कहाँ जाके मिल जाती है, चेनाब नदी के साथ मिल जाती है। आप देख रहे हो पहले ये था हमारा सिंधु नदी, फिर ये था झेलम नदी, फिर ये चेनाब, फिर ये रावी, ठीक है। तो यहाँ तीन नदियां आपस में आके मिल जा रही है और ये चेनाब नदी इस तरह से आगे बढ़ जा रही है, मतलब ये तीनों सहायक नदियां हैं। ये झेलम, चेनाब, रावी, ये तीनों नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। जो आगे जाकर आप देख रहे हो मैप में, यहाँ पर आगे जाकर ये मिठानकोट नामक एक स्थान है जहां पर ये नदियां जाके मिल जाती हैं, ठीक है। और इसी सिंधु नदी के किनारे ही हमारा एक सिंधु नदी हड़प, जिसे हम लोग तो यहाँ पर आके मिठानकोट नामक स्थान पर मिल जाती है और यहीं पर हमारा एक स्थल है जिसे हम लोग कहते हैं मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो हम जानते हैं कि एक सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का ही एक भाग है मोहनजोदारो, ठीक है। चौथे अगर सहायक नदी की बात करें हम लोग तो ये है हम लोग का सतलुज, और सतलुज का उद्गम स्थल भी आपका मानसरोवर झील जो है उसके पास से ही होता है और ये तिब्बत से होते हुए यहाँ सिपकिला पास, ये सिपकिला दर्रा जो है यहाँ पर इस जगह पर सिपकिला दर्रा है, उससे होते हुए भारत में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश से होते हुए यहाँ पर इस तरह से आपके पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और ये भी फाइनली किससे मिलती है जाके, झेलम जो ये नदी है चेनाब नदी, इससे मिल जाती है, ठीक है। और ये चारों नदियां मिलने के बाद फाइनली ये कहाँ पर मिलती है, इंडस रिवर जो सिंधु नदी था उससे हम लोग का सिंधु नदी है जो उससे जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो जानने लायक है, जैसे सतलुज नदी पर हमारा भाखरा नागल डैम, जो भाखरा नागल डैम है वो कहाँ पर बना हुआ है, सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश वाला जो भाग है वहां पर ये भाखरा डैम है, ठीक है, और पंजाब वाला जो भाग है उसमें नागल डैम है। तो ये दोनों मिलकर भाखरा नागल डैम का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसी पर हम लोग का भाखरा नागल डैम बना हुआ है। और अगर हम लोग पंजाब में यहाँ पर आए तो आपको दिख रहा होगा ये पार्ट, ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैनाल है, ठीक है, यहाँ पर एक कैनाल है, तो ये कैनाल है जो कि हमारे सतलुज नदी के ऊपर ही, मतलब यहाँ इससे ही पानी लिया गया है। तो इस कैनाल का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी, ठीक है। यहाँ पर एक नदी छूट गया है हमारा सहायक नदी जो कि है ब्यास, ये ब्यास। तो ब्यास नदी भी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है और ब्यास नदी ये जाकर हमारे जो सतलुज नदी है उसमें जाकर मिल जाती है और फिर ये दोनों नदियां जाकर चेनाब नदी में मिलती है और फिर ये चारों नदियां जाकर कहाँ मिल जाती है, इंडस जो सिंधु नदी है उसमें मिल जाती है। तो ये जो था सिंधु नदी तंत्र का पूरी तरह से यहाँ मैंने विस्तार से आपको समझाया है, ठीक है। इसको अगर हम लोग
तो यहाँ तक हमने कर लिया है। अब चलिए, अगर इन नदियों को उत्तर दिशा के अनुदिश अगर इन नदियों का नाम लिखने हमें अगर बोला जाता है तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, पहले सिंधु नदी, फिर झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलुज। तो आप अगर इसको याद कर लेते हो IJCRBS, तो आप इजीली इसको बता सकते हो। इंडस रिवर, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की दिशा में मैंने इसे सजाया है। ठीक है, यहाँ अब जानने लायक एक बात है कि अगर हम लोग देखते हैं ये जो हमारा झेलम नदी जो है, ठीक है, झेलम नदी पर यहाँ पर हम लोग का एक वुलर लेक है। हम लोग को पता होगा वुलर लेक, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है वुलर लेक, ठीक है, वुलर झील। ठीक, इस वुलर झील, ये एक्चुअली एक तरह का इस तरह का झील है, देखिए, जिसको हम लोग ऑक्सबो झील बोलते हैं, ऑक्सबो झील। ठीक है, मैं यहाँ अंग्रेजी में लिख देता हूँ, ऑक्सबो लेक। ठीक है, ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक क्या होता है सब आप इस तरह सोच सकते हो कि यहाँ अगर आपका, मैं इसे किधर बनाऊं, चलिए यहीं बना देते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पर इस तरह का कोई नदी है, ठीक है, इस तरह का कोई नदी है, ठीक, और जिस बाढ़ वाले दिनों में क्या होता है, ये नदी जो है, ये ऊपर से इस तरह से एक नदी अगर प्रवाहित हो जाए, ठीक है, ऊपर से एक नदी इस तरह से, ये नदी ऊपर से इस तरह से बाढ़ के कारण ऊपर से चली गई, ठीक है, और यहाँ से इसका अगर संपर्क टूट जाता है, ये जो नदी था पहले, ये जो नदी था यू शेप में, यहाँ से इसका संपर्क अगर टूट जाता है तो हम लोग का यहाँ क्या बन गया, झील बन गया है। तो वुलर झील इसी प्रकार की एक झील है, ठीक है, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ऑक्सबो झील। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सबो झील। तो ऑक्सबो झील है, ये ऑक्सबो झील है हम लोग का। ठीक है, ये तो पहला तथ्य हो गया। दूसरा, अगर हम लोग बात करें कि सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान में एक समझौता हुआ था, सिंधु नदी समझौता, ठीक है, जिसे हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी भी बोलते हैं। तो ये जो समझौता हुआ था, ये किनके बीच में हुआ था? ठीक है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1960 में। 16 सितंबर 1960 में, जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो कि आयूब खान थे, आयूब खान, इनके बीच में ये सिंधु नदी समझौता हुआ था। ठीक है, इंडस रिवर ट्रीटी। ठीक, तो इस समझौते के अनुसार क्या हुआ था, देखिए, जो इंडस है, झेलम है और चेनाब है, इन तीनों नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान पूरी तरह से यूज कर पाएगा, इसका प्रयोग पाकिस्तान कर पाएगा। मतलब इन तीनों नदियों के पानी पर भारत का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन इसके बाकी तीन जो नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, इन तीनों नदियों पर भारत का पूरी एकाधिकार होगा। ठीक है, इन पूरे नदियों पर भारत का एकाधिकार होगा और इन तीनों नदियों के पानी को भारत जिस तरह से भी चाहे उस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, और एक तथ्य है, मैंने तो बता दिया कि मोहनजोदारो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ एक सभ्यता था। ठीक, हड़प्पा सभ्यता अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ सभ्यता है, तो आप बताओगे कि ये जो नदी है, ठीक है, रावी नदी जो है, ठीक है, जो रावी नदी है, इस नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता, इस नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ था। ठीक है, और इस वीडियो में हमने अब तक इतना देख लिया कि सिंधु नदी तंत्र से जितनी भी रिलेटेड जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। ठीक है, इसके बाहर कोई जानकारी मुझे नहीं लगता हो सकता है। और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के बारे में एक एक करके इसके विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, और
प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियां हैं, इसे भी हम लोग देखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार की दो तरह की नदियां होती है, ठीक है। जो एक तो आपकी होती है, देखिए उत्तर से बहने वाली नदियां, और एक होता है दक्षिण से बहने वाली नदियां, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे।